तो आज हम बात कर रहे हैं नामीबिया की। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में एक देश है और अब काफी अनोखा है। हमारे पास एक सोर्स है जिसका टाइटल है नामीबिया एक विस्तृत परिचय। इसमें मतलब भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब कुछ कवर किया गया है। तो इस सारी जानकारी से हम कोशिश करेंगे कि नामीबिया की सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकाल सकें। सोचिए, रेगिस्तान है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जर्मन कॉलोनियल हिस्ट्री का असर है। नाम भी तो इसका नामीब रेगिस्तान से ही पड़ा है, जो दुनिया का शायद सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी पड़ताल, देखते हैं क्या कहती है ये कहानी। अच्छा, तो सबसे पहले मैप पर देखते हैं कहाँ है ये। राजधानी विंडहोक है, करीब करीब सेंटर में, और पड़ोसी देश हैं अंगोला, जाम्बिया, ये उत्तर में, पूर्व में बोत्सवाना है, और दक्षिण और पूर्व में दक्षिण अफ्रीका। हाँ, और पश्चिम में पूरा अटलांटिक महासागर का किनारा, लंबा सा। बिल्कुल। और इसे भूमध्य रेखीय अर्धशुष्क देश बताया गया है। मतलब बारिश कम, ज्यादातर इलाका सूखा। हाँ, बहुत सूखा। और इसी सूखे भूगोल से जुड़ी हैं कुछ कमाल की जगह। नामीब रेगिस्तान तो है ही, कहते हैं करोड़ों साल पुराना। हाँ, बिल्कुल। फिर उत्तर में एटोशा नेशनल पार्क, एक बड़ा सा नमक का मैदान है जिसके चारों ओर सॉल्ट पैन। हाँ, और वाइल्ड लाइफ बहुत है वहाँ। और एक वो स्केलेटन कोस्ट, कंकालों का तट, नाम ही काफी है। हाँ, अटलांटिक तट का हिस्सा है ये। घना कोहरा, खतरनाक लहरें, और कहते हैं जहाजों के पुराने मलबे और वेल की हड्डियां बिखरी मिलती हैं वहाँ। मतलब प्रकृति का एकदम रॉ ड्रामेटिक रूप। बिल्कुल। और ये जो अर्धशुष्क होना है ना, ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है। इसने नामीबिया की पूरी पहचान को एक तरह से गढ़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसी सूखेपन की वजह से नामीब जैसा रेगिस्तान बना, जो इतना पुराना और विशाल है। और वहां जीवन ने मतलब कमाल के तरीके इजाद किए हैं टिके रहने के। जैसे कुछ कीड़े हैं जो सुबह के कोहरे से पानी सोख लेते हैं। अरे वाह। हाँ, और एटोशा का वो सॉल्ट पैन, वो भी सूखे का ही नतीजा है। बारिश में झील जैसा बन जाता है, फिर सूखकर सफेद चादर। यहाँ के जानवर भी, जैसे रेगिस्तानी हाथी या ऑरेक्स, वो कम पानी में जीने के लिए अडेप्ट हो गए। तो ये जो अनोखा लैंडस्केप और लाइफ है, यही इसे खास बनाता है, टूरिज्म के लिए भी और साइंटिफिक स्टडी के लिए भी। पानी की कमी वो यहाँ की एक परमानेंट सच्चाई है। हर चीज पे उसका असर दिखता है। हाँ, जाहिर है। इस कठोर भूगोल का असर तो इतिहास पर भी पड़ा होगा। हाँ, इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी के आखिर में ये जर्मनी की कॉलोनी बना। जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका कहलाता था। हाँ, और उसका असर आज भी दिखता है। हाँ, सोर्स में लिखा है कि कुछ शहर हैं जैसे सोकुपमुंड, लुडेरिट्स, वहाँ का आर्किटेक्चर देखकर लगता है कि जर्मन प्रभाव है। बिल्कुल। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार गया तो ये चला गया दक्षिण अफ्रीका के कंट्रोल में। लीग ऑफ नेशंस ने मैंडेट दे दिया था। हाँ। और फिर एक लंबा दौर चला साउथ अफ्रीकन रूल का, जो बाद में अपार्थाइड के साथ काफी मतलब दमनकारी हो गया। वो तो और काफी मुश्किल था। नामीबिया के लोगों ने, खासकर स्वैपो एक संगठन था, साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, स्वैपो, उसके नेतृत्व में आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। हथियारबंद संघर्ष भी हुआ। काफी लंबा संघर्ष था। आखिरकार कई दशकों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना और 21 मार्च 1990 को नामीबिया आजाद हुआ। सैम नुजुमा पहले राष्ट्रपति बने। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये जो दोहरा कॉलोनियल अनुभव रहा, पहले जर्मन फिर दक्षिणी अफ्रीकी, ये नामीबिया के लिए कितना यूनिक है। हाँ, सही बात है। इसने यहाँ के जातीय और राजनीतिक ताने बाने पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जैसे जर्मन दौर के कुछ नरसंहार हुए थे हेरेरो और नामा लोगों के साथ। हाँ, उसका जिक्र है सोर्स में। उनकी कड़वी यादें आज भी समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के शासन और रंगभेद के खिलाफ जो लंबा संघर्ष चला, उसने एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना भी पैदा की। तो इस मुश्किल और दर्दनाक इतिहास के बावजूद नामीबिया का एक स्थिर और शांतिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में उभरना, ये वाकई काबिले तारीफ है। सोर्सेज बताते हैं कि आज़ादी के बाद सुलह और राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया, शायद उसी ने स्थिरता की नींव रखी। आपने स्थिरता की बात की, लेकिन इतिहास से जुड़ी असमानता का भी जिक्र है इसमें। उस पर हम अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में आएंगे। पहले यहाँ के लोग, संस्कृति, उसे थोड़ा समझें। एरिया तो काफी बड़ा है नामीबिया का, लेकिन आबादी सिर्फ 26 लाख के आसपास। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे कम में से एक है। हाँ, विशाल खुला देश है, लंबी दूरियां। बिल्कुल। और कई सारे जातीय समूह हैं। ओवाम्बो सबसे बड़ा समूह है, ज्यादातर उत्तरी हिस्से में रहते हैं। फिर हेरेरो, डमारा, नामा,
कवांगो, सैंड जिन्हें बुशमन भी कहा जाता था, कई सारे समूह हैं। सबकी अपनी भाषाएं, अपनी परंपराएं। और भाषाएं तो कमाल की हैं। अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन रोज की जिंदगी में ओशिवाम्बो, अफ्रीकांस, हेरेरो, नामा, यहाँ तक कि जर्मन भी सुनने को मिल जाती है। हाँ, मल्टीलिंगुअल लोग हैं काफी। बिल्कुल, कई लोग कई भाषाएं बोलते हैं। धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म मानने वाले ज्यादा हैं। लूथरन चर्च का काफी प्रभाव है, जो जर्मन मिशनरीज के टाइम से जुड़ा है। हाँ, वो ऐतिहासिक लिंक है। लेकिन पारंपरिक अफ्रीकी आस्थाएं और रीति रिवाज भी जिंदा हैं और अक्सर ईसाई धर्म के साथ मिले जुले दिखते हैं। संस्कृति में म्यूजिक, डांस इनका बड़ा महत्व है, खासकर अलग अलग समुदायों के त्योहारों में। और पारंपरिक कपड़े जैसे हेरेरो महिलाओं की वो विक्टोरियन स्टाइल से परेड ड्रेसेस होती हैं, वो भी काफ़ी अलग है। हाँ, वो बहुत विशिष्ट हैं। देखिए, ये जो भाषाई और जातीय विविधता है, ये सीधे इसके इतिहास से जुड़ी है। अंग्रेजी को ऑफिशियल इसलिए बनाया गया आज़ादी के बाद ताकि एक न्यूट्रल भाषा रहे। अच्छा। अफ्रीकांस दक्षिण अफ्रीकी शासन की देन है। जर्मन आज भी एक छोटा समुदाय बोलता है और टूरिज्म में काम आती है। और ओशिवाम्बो और दूसरी स्थानीय भाषाएं तो देश की गहरी जड़ों को दिखाती हैं। सोर्सेस के हिसाब से ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, ये नामीबिया की पहचान का एक अहम हिस्सा है। हालांकि कभी कभी तनाव भी होता है रिसोर्सेस को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर, लेकिन कुल मिलाकर ये जो अलग अलग समुदायों का साथ रहना है, अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक कॉमन नामीबियन आइडेंटिटी बनाना, ये देश की एक खूबी मानी जाती है। अच्छा, अब शासन व्यवस्था पर आते हैं। जैसा आपने पहले कहा, नामीबिया एक गणराज्य है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हाँ, सोर्स बताते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर चुनाव होते हैं और आमतौर पर उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो अफ्रीका के कई देशों से बेहतर मानी जाती है यहाँ। सही बात है। और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, जो सरकार के फैसलों को रिव्यू कर सकती है। बिल्कुल। और नामीबिया को अक्सर अफ्रीका में डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस का एक मॉडल माना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा रही है दूसरे कई देशों के मुकाबले, और पावर ट्रांसफर भी ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि एक ही पार्टी स्वापो, जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वही लगातार पावर में रही है। ये एक चिंता की बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मतलब इफेक्टिव ऑपोजिशन की कमी। हाँ, ये पॉइंट है। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी काफी हद तक बनाए रखी है। ये स्थिरता शायद आजादी के संघर्ष से निकली एकता, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाला रेवेन्यू, हाँ, उस पर अभी आते हैं, और पड़ोसी देशों के मुकाबले कम बाहरी दखलंदाजी, इन सब का मिला-जुला नतीजा हो सकती है। ठीक है। तो अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, और यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। नामीबिया की इकोनॉमी मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज के खनन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खासकर हीरे, हाई क्वालिटी जेम डायमंड्स। ये आय का बड़ा सोर्स है। दुनिया के बेस्ट डायमंड्स में से माने जाते हैं। हाँ, इसके अलावा ये दुनिया के टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से है। तांबा, सीसा, जिंक, इनका भी खनन होता है। माइनिंग बहुत बड़ी है। दूसरा बड़ा पिलर है टूरिज्म, जो देश के शानदार नज़ारों और वाइल्ड लाइफ पर बेस्ड है। और तीसरा है फिशिंग। अटलांटिक तट पर वो दुनिया के सबसे रिच फिशिंग ग्राउंड्स में से एक माना जाता है। हाँ, बेंगुएला करंट की वजह से। अच्छी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये कई अफ्रीकी देशों से बेहतर है यहाँ। हाँ। शहरीकरण भी बढ़ रहा है, विंडहोक में, कोस्टल शहरों में। लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर युवाओं में। सोर्सेज बताते हैं 30-40% के आसपास। बहुत ज्यादा है ये। और आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, वो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। गिनी कोएफिशिएंट बहुत ऊंचा है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। और ये असमानता काफी हद तक कॉलोनियल पीरियड और अपार्थाइड की देन है। जमीन और रिसोर्सेज का बंटवारा बहुत अनइक्वल था। बिल्कुल, उसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। और पानी का संकट, जैसा हमने पहले बात की, वो एक परमानेंट चैलेंज है, खेती और इंडस्ट्री दोनों के लिए। हाँ, वो तो है ही। हाल के सालों में सोर्सेज ये भी बताते हैं कि नामीबिया अब सोलर एनर्जी जैसी ग्रीन एनर्जी की तरफ देख रहा है। वहाँ धूप बहुत होती है, पोटेंशियल बहुत है। हाँ, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, ये जो माइनिंग पर इतनी ज्यादा निर्भरता है ना, ये नामीबिया की इकोनॉमी के लिए एक दो धारी तलवार जैसी है। रेवेन्यू तो आता है, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी प्राइस के उतार चढ़ाव पर बहुत डिपेंडेंट है। हाँ, ये तो रिस्क है। जब हीरे या यूरेनियम के दाम गिरते हैं तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। इसलिए टूरिज्म, फिशिंग और अब जैसे ग्रीन एनर्जी,
इन सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। सही बात। पानी का संकट सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक और सोशल इशू भी है। सोर्स में लिखा है कि बड़े स्केल पर डीसैलिनेशन प्लांट्स पर विचार हो रहा है, समंदर के पानी को साफ करना, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। हाँ, वो तो है। और इनकम इनइक्वालिटी का मुद्दा भी बहुत गहरा है। ये सिर्फ सोशल टेंशन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि देश की पूरी क्षमता को रोकता है। ग्रीन एनर्जी में पोटेंशियल वाकई बहुत है। नामीबिया में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन वाले इलाके हैं, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। और जब अर्थव्यवस्था में टूरिज्म के महत्व की बात आती है तो नामीबिया के आकर्षण तो बस कमाल के हैं। हमने नमीब रेगिस्तान का जिक्र किया था। सोचिए, सॉसलिवी के वो विशाल नारंगी रंग के रेत के टीले। हाँ, वो तस्वीरें देखकर ही लगता है कि किसी और ग्रह पर हैं। बिल्कुल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो रंग बदल जाते हैं उनके। दुनिया के सबसे ऊंचे टीलों में गिने जाते हैं। और वहीं पास में डेड वैली है, एक सूखी सफेद मिट्टी का मैदान जिसमें सैकड़ों साल पुराने काले पड़ चुके पेड़ों के ठूंठ खड़े हैं। हाँ, वो बहुत आइकॉनिक इमेज है, अविस्मरणीय। फिर है एटोशा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ के लिए जबरदस्त। हाँ, इतना बड़ा है कि उसका वो नमक का पैन अंतरिक्ष से भी दिखता है। और वहाँ वाटर होल्स के आसपास हाथियों के झुंड, जेब्रा, जिराफ, स्प्रिंगबॉक और काले गैंडे। हाँ, ब्लैक राइनोस के लिए नामीबिया बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उनके कंजर्वेशन के लिए मशहूर है। इन सबको एक साथ देखना एक अद्भुत अनुभव है। और स्केलेटन कोस्ट नेशनल पार्क, जहाँ रेगिस्तान सीधे ठंडे अटलांटिक से मिलता है। बिल्कुल अलग माहौल है वहाँ का। हाँ, वो सुनसान तट, जहाजों के मलबे, सील कॉलोनियाँ, एक अलग ही रोमांच है। इसके अलावा फिश रिवर कैनियन भी है, अफ्रीका का सबसे बड़ा कैनियन, और डामरा लैंड के लैंडस्केप्स और डेजर्ट एलिफेंट्स, बहुत कुछ है। ये जो नेचुरल वंडर्स हैं, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये नामीबिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स के सेंटर में भी हैं। अच्छा। एटोशा जैसे नेशनल पार्क तो जरूरी हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है नामीबिया का, क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, CBNRM। हाँ, इसके बारे में सुना है। सोर्स बताते हैं कि ये मॉडल काफी सफल रहा है। इसमें लोकल कम्युनिटीज को अपनी जमीन पर वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने और टूरिज्म से होने वाली इनकम में हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया है। तो इससे लोगों को फायदा होता है। वाह, इससे लोगों को वाइल्ड लाइफ को मारने के बजाय बचाने का इंसेंटिव मिला है। ब्लैक राइनोज और डिजर्ट लायंस की आबादी बढ़ाने में इस मॉडल का बड़ा हाथ माना जाता है। वाह, ये दिखाता है कि कैसे टूरिज्म और कंजर्वेशन को जोड़ा जा सकता है, जिससे एनवायरनमेंट और लोकल लोग दोनों को फायदा हो। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंसानों और जानवरों के बीच टकराव और ये पक्का करना कि टूरिज्म का फायदा सब तक बराबर पहुंचे। ये तो है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? क्या समझे हम? हमारी इस पड़ताल से तो यही लग रहा है कि नामीबिया विरोधाभासों और अनूठेपन का देश है। यहाँ प्रकृति एक्सट्रीम पर है, विशाल रेगिस्तान भी और रिच वाइल्ड लाइफ भी। हाँ, यहाँ एक मुश्किल इतिहास है, दर्दनाक भी, लेकिन साथ ही एक स्थिर लोकतंत्र भी है। बिल्कुल। यहाँ नेचुरल वेल्थ है, लेकिन गहरी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। एकदम सही। नामीबिया की कहानी कई मायनों में खास है। ये दिखाती है कि कैसे एक देश अपनी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों जैसे सूखा, कम आबादी और कॉलोनियल विरासत की चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राह बना सकता है। ये टूरिज्म, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, खासकर वो कम्युनिटी वाला मॉडल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसकी सफलताएं और चुनौतियां दोनों ही अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए सबक हो सकती हैं, खासकर उन देशों के लिए जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जूझ रहे हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। नामीबिया जिस तरह कम्युनिटी की भागीदारी से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और टूरिज्म को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मॉडल दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपनाया जा सकता है, खासकर वहां जहां इंसान और जानवर एक ही सीमित संसाधनों पर निर्भर हैं? और सूखे माहौल में जीने की इसकी जो सीख है, वो भविष्य में क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को देखते हुए कितनी प्रासंगिक हो सकती है?